नमस्कार दोस्तों, हम बात कर रहे हैं चैप्टर 3 के बारे में जो कि है बीएनएसएस का। बीएनएसएस की सीरीज कर रहे हैं और बीएनएसएस की सीरीज को करते करते पहुंच गए हैं चैप्टर 3 पर। चैप्टर 3 किसकी बात करता है? पावर ऑफ कोर्ट्स की, मतलब न्यायालय को कौन सी शक्तियां होती हैं। कहां से कहां तक सेक्शन कवर करता है? 21 से लेके 29 तक। ये वही चैप्टर है जो सीआरपीसी में भी चैप्टर 3 हुआ करता था। और कहां से कहां तक सेक्शन कवर करता था सीआरपीसी में? 26 से लेके 35 तक। 26 से लेके 35 तक बात करता था। तो हमको क्या करना है? सीआरपीसी नहीं देखना है, हमको देखना है बीएनएसएस यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। देखिए क्या बोल रहा है। तो सबसे पहले बोल रहा है सेक्शन 21। सेक्शन 21 क्या बात कर रहा है कि भाई न्यायालय जिनके द्वारा अपराध विचारणीय है, कोर्ट्स बाय विच ऑफेंसेस आर ट्राइबल, कौन से होते हैं? तो वो इस संहिता के अधीन यानी बीएनएसएस के अकॉर्डिंग क्या होते हैं? अपराध का जो विचारण होता है, जो ऑफेंस होता है, उसका ट्रायल जो होता है वो निम्नलिखित के द्वारा किया जाएगा। निम्नलिखित के द्वारा मतलब ये जो नीचे लोग दे रखे हैं उनके द्वारा किया जाएगा। सबसे पहले कौन आएगा? हाई कोर्ट आ जाएगा। फिर कौन आएगा? सेशन कोर्ट आ जाएगा। फिर कौन आएगा? अदर कोर्ट आ जाएगा। भाई अदर कोर्ट में किसको शामिल करोगे आप? तो अदर कोर्ट के लिए हम शामिल करेंगे जो फर्स्ट शेड्यूल है उसमें दर्शाया गया है। मैम ये फर्स्ट शेड्यूल कहाँ से आ गई? तो जो हमारा बीएनएसएस का पीछे वाला पार्ट है उसमें दे रखी है दो शेड्यूल। दो शेड्यूल में से जो पहली वाली शेड्यूल है उसमें जो अन्य कोड दर्शाया गया है उसके बारे में कहा गया है। इसके बाद बोल रहा है इसका सेकंड पॉइंट कि भी अन्य विधि के अधीन विचारण कोई न्यायालय उल्लेखित है तब न्यायालय द्वारा, मतलब यहाँ पे बात की गई है स्पेशल कोर्ट की कि मैं अगर किसी जगह स्पेशल कोर्ट दे रखे हैं तो वो चलेगा। जैसे कि किसकी बात हो गई? जैसे कि आप देख लीजिए, ये होते हैं ना अपने पोक्सो कोर्ट वगैरह होता है ना, पोक्सो के अपने अलग से कोर्ट होते हैं। तो उसकी बात कर रहा है कि अगर स्पेशल किसी चीज का प्रोविजन दे रखा है, जैसे रैंट कंट्रोल वगैरह होते हैं तो इनका स्पेशल होता है, तो अगर उनको दे रखा है तो उनके द्वारा प्रोसीडिंग होगी। और अगर कुछ भी नहीं दे रखा तो आ जाएंगे हम हाई कोर्ट के पास। हाई कोर्ट हमारी क्या करेगा? अपील सुनेगा, मतलब हमारी बात को सुनेगा। और अन्य न्यायालय कौन सा होगा? जिसे फर्स्ट शेड्यूल में दर्शाया गया है। ठीक है, ये वाली बात करी हमारे 21 ने। ठीक है, तो 21 को हमको किसके साथ पढ़ना है? 21 के लिए हमको जाना पड़ेगा चैप्टर 30 पे और चैप्टर 34 पे। इन दोनों को इसके साथ पढ़ा जाता है। ठीक है, अब ये क्यों पढ़ा जाएगा? ये होगा आपका होमवर्क और इसका आंसर कहाँ पे देंगे आप? कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स खाली है। कमेंट बॉक्स ने मुझे कहा कि कमेंट्स तो आ ही दे रहे हैं, तो एक काम करो आप क्वेश्चन पूछना शुरू कर दो। क्वेश्चन पूछोगे आप, कमेंट बॉक्स करोगे तो कमेंट बॉक्स फिल हो जाएगा। ठीक है, सेक्शन 22 पे आते हैं। सेक्शन 22 ऐसे बोल रहा है कि क्या होगा आगे। आगे क्या होगा उससे पहले देखने से हम पहले बात करते हैं कि ये वाला जो सेक्शन है ना ये पावर देता है। 21 वाला सेक्शन जो होता है ना, 21 बोला अभी मैं इनकम्प्लीट हूँ, मेरे बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन है जो आप स्टूडेंट्स को दे दो। क्या है? ये पावर देता है यहाँ पे। और यहाँ पे कौन नहीं आता? यहाँ पे नहीं आता एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। फिर यहाँ पे पॉइंट दे रखा है, परंतु दे रखा है, प्रोविजो दे रखा है। प्रोविजो में क्या कहा गया है? प्रोविजो में हमको ये कहा गया है कि भाई भारतीय न्याय संहिता जो है बीएनएस, बीएनएस कब की है? 2023 की। किसकी जगह आई है? आईपीसी की जगह आई है। तो यहाँ पे जो सेक्शन दे रखे हैं 64 से लेके 71 तक, इनके अधीन जो विचारण वगैरह होगा ना वो किसके द्वारा किया जाएगा? महिला पीठासीन के द्वारा किया जाएगा। जो जज कौन होगी इसके अंतर्गत? महिला होगी, यानी फीमेल होगी। फीमेल जज करेगी। ऐसा क्यों करेगी? क्योंकि ये महिलाओं के विरुद्ध अपराधों से संबंधित है, जिसमें जैसे जो अपन आईपीसी में रेप वगैरह के प्रोविजन पढ़ते थे ना, आप उसी तरीका कॉन्सेप्ट मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे कौन करेगा? यहाँ पे करेगी महिला पीठासीन जो अधिकारी होगी वो। ठीक है, बात करते हैं हम नेक्स्ट सेक्शन की। अब आप यहाँ पे देखेंगे जब हम इसको सीआरपीसी से कंपेयर करेंगे ना, तो सीआरपीसी में ना यहाँ पे जो 21 आता है ना, वहां सीआरपीसी में आता था 26, और जो 27 आता ना इसके बाद में 27 को इन्होंने
हटा दिया है। ठीक है, अब आता है 28 सेक्शन सीआरपीसी का, और यहाँ का कौन सा सेक्शन है? 22। क्या बोल रहा है? दंडादेश जो उच्च न्यायालय, ये वही सेक्शन है जो सीआरपीसी का है 28। तो ये बोल रहा है कि भाई दंडादेश यानी कि पनिशमेंट जो हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट दे सकेंगे। कौन कौन से पनिशमेंट दे सकेंगे? तो उच्च न्यायालय द्वारा विधि द्वारा प्राधिकृत दे सकता है, यानी हाई कोर्ट जो होता है वो विधि के द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश दे सकता है। सेशन न्यायालय भी विधि के द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश दे सकता है, परंतु जहां पे बात आ जाती है डेथ पनिशमेंट की, तो उसके लिए उसको कंसर्न करना पड़ेगा किसके द्वारा? हाई कोर्ट के द्वारा। हाई कोर्ट के द्वारा उसको अनुमति लेनी पड़ेगी, फिर उसके बाद ही क्या कर सकता है? वो मृत्यु दंडादेश दे सकता है। ठीक है, यानी उसको उससे पुष्टि कराने की जरूरत पड़ेगी, कंफर्म कराने की जरूरत पड़ेगी हाई कोर्ट के द्वारा। बात करते हैं नेक्स्ट कहते हैं 23 कह रहा है दंडादेश जो मजिस्ट्रेट दे सकेंगे। मजिस्ट्रेट कौन कौन से दंडादेश दे सकेंगे? ये वाला जो प्रोविजन है ना, ये हम सीआरपीसी में 29 में पढ़ते थे। सीआरपीसी पढ़ी है ना हम लोगों ने, तो सीआरपीसी में 29 में पढ़ते थे। तो दंडादेश जो मजिस्ट्रेट दे सकेंगे, तो सबसे पहले आता है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिसको कि हम कहते हैं चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कौन सा दंड दे सकता है? तो बीएनएसएस के अकॉर्डिंग मृत्यु और आजीवन कारावास या 7 वर्ष से अधिक के कारावास। इसका मतलब है कि ये 7 वर्ष इसके अलावा बोल रहा है ये, तो इसका मतलब 7 वर्ष तक का जो कारावास होगा ना, वो ये दे सकेगा। और जो प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट होगा वो 3 वर्ष का कारावास और 50,000 रुपए का जुर्माना। देखिए यहाँ पे हो गया है थोड़ी सी दिक्कत, यहाँ पे होगा ये 3 वर्ष से अनधिक। अनधिक लिख रहा है, इसका मतलब हो गया 3 वर्ष तक। कोई दिक्कत नहीं हुई है, 3 वर्ष तक की बात है। 3 वर्ष तक का कारावास और 50,000 रुपए का जुर्माना, या फिर दोनों। द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट कहां तक देगा? द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट देगा 1 वर्ष से अनधिक, यानी कि 1 वर्ष तक का कारावास और 10,000 रुपए का जुर्माना। और फिर क्या होता है, ये और भी दंड दे सकता है। कौन सा? एक नया पनिशमेंट जुड़ा है बीएनएस में, एक नया पनिशमेंट जुड़ा है जिसको कहते हैं कम्युनिटी सर्विस, सामुदायिक सेवा। अब सामुदायिक सेवा वाला जो पॉइंट है ना कम्युनिटी सर्विस का, वो यहाँ पे इसके साथ साथ ये पनिशमेंट ये भी दे सकता है। तो ये जो प्रोविजन है ये नया जुड़ा है, तो जब नया जुड़ा है तो हमको पढ़ना बनता है। तो अगेन आपके लिए होमवर्क है, आपको होमवर्क में हमको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि इसका सेक्शन कौन सा है, कम्युनिटी सर्विस का जो सेक्शन है वो कौन सा है। ठीक है, चलिए बात हुई नेक्स्ट बात करते हैं कि भाई जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास का दंडादेश, सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन कितना होगा? तो बात करते हैं कि मजिस्ट्रेट का न्यायालय इतनी अवधि का कारावास अधिनिर्णित कर सकेगा जो विधि के द्वारा प्राधिकृत है। मतलब जो मजिस्ट्रेट होगा, मजिस्ट्रेट का जो कोर्ट होगा, वो उतना दंड दे सकता है जो उसको लॉ ने ऑथराइज किया है, विधि ने उसको प्राधिकृत किया है। फिर बोल रहा है कि सेक्शन 23 के अधीन मजिस्ट्रेट अधिकतम अवधि के कारावास के मुख्य दंडादेश के अतिरिक्त होगा। मतलब मान लीजिए किसी दंड का कारावास है अधिकतम 3 वर्ष, तो जो जुर्माना देने में उसने देरी करी है उसमें वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये 3 तो भुगतेगा ही, इसके साथ मान लीजिए उसको 1 वर्ष और दिया गया, तो ये इसके अंतर्गत इंक्लूड हो जाएगा। फिर ये बोल रहा है कि धारा 23 के अधीन मजिस्ट्रेट की शक्ति से वो अधिक नहीं हो सकता, और इसके अलावा बोल रहा है कि जो 1/4 होगा, 1/4 होता है ना जो कारावास उसने भुगता होगा ना मुख्य दंडादेश के भाग के रूप में, उस कारावास के 1/4 से अधिक नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया 23 को एग्जिट नहीं करेगा, मतलब 23 से आगे नहीं बढ़ेगा, इतना ही मजिस्ट्रेट दंड दे सकता है। उसके अलावा जो कारावास दिया गया है वो 1/4 से अधिक नहीं होगा, पूरे दंड का जो 1/4 होता है ना उससे अधिक नहीं होगा। और उसके अलावा होगा कि जो पूरा दंडादेश है, जैसा कि मैंने बताया कि 3 वर्ष होगा, तो उससे अतिरिक्त होगा, तो अतिरिक्त यानी कि एक्स्ट्रा होगा। तो ये 3 पॉइंट निकल के आते हैं इस वाले पॉइंट में।
अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है सेक्शन 25, एक ही विचारण में कई अपराधों के लिए दोषित होने के मामले में दंडादेश। तो इसके अंतर्गत क्या होता है, सेंटेंसेस इन केसेस ऑफ कन्विक्शन ऑफ सेवरल ऑफेंसेस एट वन ट्रायल। तो इसमें होता है कि दो या दो से अधिक अपराधों के लिए कोई व्यक्ति दोषित किया गया है, तो वो सेक्शन 9 के अधीन अपराधों की गंभीरता पर विचार करते हुए ऐसे दंडादेश के साथ साथ क्रमवर्ती के रूप में सजा भुगतेगा। यानी यहाँ पे किसका प्रावधान दिया गया है, क्रमवर्ती सजा का प्रावधान दिया गया है। ठीक है, और कई अपराधों के लिए वो संकलित दंड है, तो उस दंड से अधिक नहीं होगा, और न्यायालय एक अपराध के लिए दोषित देने पर सक्षम है। ठीक है, ये इसके पॉइंट्स बने हैं। ठीक है ना, मैं पॉइंट्स निकाल के लेके आती हूँ, जो ये होते हैं ना, इनमें से मैं कीवर्ड निकाल के लेके आई हूँ आपके लिए कि भाई आपको इसमें से बेसिकली पढ़ना क्या है। फिर क्या होगा, इसका जो थर्ड पॉइंट बोल रहा है वो कह रहा है सिद्ध दोष व्यक्ति द्वारा अपील के प्रयोजन के लिए विरुद्ध किए गए एक दंडादेश समझा जाएगा। इसका मतलब यह है कि भाई मान लीजिए कई सजा भुगती गई है, ठीक है, एक सजा, दो सजा, तीन सजा, चार सजा, तो अगर इन सब के लिए अपील करेगा तो एक ही साथ तो करेगा, ऐसे थोड़ी ना होगा इसके लिए अलग से अपील में जाएगा, इसके लिए अलग से अपील में जाएगा, ऐसे नहीं। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि ये सजाएं जो होगी ये साथ साथ भुगतेगा, और इनके लिए जो अपील वगैरह करेगा तो उनको एक ही दंडादेश माना जाएगा कि भाई इस पूरे मामले के लिए क्या कर रहा है, अपील कर रहा है। ठीक है, और किसी भी दशा में ऐसा व्यक्ति 20 वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास से दंडादेश नहीं किया जाएगा, ये इसके परंतुक में कहा गया है। मतलब उसको 20 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडित नहीं किया जाएगा। उसके अलावा संकलित दंड उस दंड की मात्रा के दुगने से अधिक नहीं होगा। ठीक है, और ये हमने पढ़ ही लिया इसमें अपील वाला कि भाई ये सारे दंड एक साथ होंगे तो इनका अपील क्या होगी, एक साथ ही की जाएगी। ठीक है, अब आ रहा है सेक्शन 26। सेक्शन 26 बोल रहा है शक्तियां प्रदान करने का ढंग। यहाँ पे क्या कर रहा है, पावर दे रहा है किसको, अदर कोर्ट्स को। कैसे, उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट, स्टेट गवर्नमेंट यानी कि राज्य सरकार आदेश द्वारा ऑर्डर पास करके व्यक्तियों के नाम से, उनके पद से या पदाधिकारियों के वर्गों को उनके पद के अधिमानों से सशक्त कर सकती है। मतलब व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्गों को कुछ शक्तियां प्रदान कर सकती है, और जो शक्तियां प्रदान की जाएगी ये उस तारीख से प्रभावित होगी जिस तारीख से उस व्यक्ति को संसूचित किया गया है। ए नाम के व्यक्ति को कोई पावर दी गई है तो ये उस तारीख से प्रभावी मानी जाएगी जब ए नाम के व्यक्ति को ऐसा संसूचित किया गया है, बताया गया है। फिर बता रहा है कि जो अधिकारी होती हैं इनको जो पावर दी गई होती है, इनको मतलब कौन सी पावर्स होती है, नियुक्त अधिकारी की कौन सी शक्तियां होती है। तो सरकार की सेवा का व्यक्ति होता है, हाई कोर्ट या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई शक्ति किसी समग्र स्थानीय क्षेत्र के लिए, या तो पूरे क्षेत्र के लिए या इसके किसी स्पेशल क्षेत्र के लिए दी गई होती है, जब उसी प्रकार के समान या उच्चतर पद पर राज्य सरकार के अधीन वैसे ही स्थानीय क्षेत्र के भीतर नियुक्त किया जाता है। इस क्षेत्र के लिए नियुक्त किया जाता है तो या तो इसके पूरे क्षेत्र के लिए या इसके किसी पार्ट के लिए उसको शक्तियां दी जा सकती है। ठीक है, उच्च न्यायालय या तो राज्य सरकार निर्देश दे तो ही शक्तियों का प्रयोग करेगा। किसके अधीन शक्तियां प्राप्त की है, हाईकोर्ट और स्टेट गवर्नमेंट ने शक्तियां दी है तो उन्हीं की शक्तियों के अकॉर्डिंग क्या करेगा, उन्हीं के निर्देशों के अकॉर्डिंग अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगा। पहले 26 में दी थी उसने, 26 में उसको शक्तियां दी थी, और 28 कह रहा है शक्तियों को वापस ले लो। तो शक्तियां किसके द्वारा वापस ली जाएगी, जिन्होंने वो दी है। तो शक्तियां कौन देगा और कौन वापस लेगा, तो राज्य सरकार स्टेट गवर्नमेंट, उच्च न्यायालय हाई कोर्ट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीजेएम, जिला मजिस्ट्रेट डीएम, ये सब लोग क्या कर सकते हैं, शक्तियों को वापस ले सकते हैं। तो हमारे लिए क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पे कि शक्तियों को वापस कौन ले सकता है, तो शक्तियों को ये चारों व्यक्ति वापस ले सकते हैं। बात करते हैं 29 जो कि इस चैप्टर का लास्ट सेक्शन है। ऐसे कह रहा है कि न्यायाधीश और जो मजिस्ट्रेट होते हैं शक्तियों का जो उनकी पावर्स है उनका पद उत्तरवर्ती कौन होते हैं, सक्सेसर्स होते हैं इनके, उनके द्वारा प्रयोग किया जा सकना। ठीक है, तो न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट जो होते हैं इनके शक्तियां सक्सेसर यूज करेगा। अगर शंका है, मतलब आपको डाउट है कि कौन पद उत्तरवर्ती होगा, तो सेशन न्यायालय कहता है कि सेशन न्यायालय लिखित आदेश के द्वारा, सेशन कोर्ट क्या करेगा, लिखित आदेश के द्वारा, रिटर्न ऑर्डर के द्वारा यह बताएगा कि उसका सक्सेसर कौन है। ठीक है, सक्सेसर बता देगा। अब ये बोल रहा है कि शंका है, मतलब डाउट है कि मजिस्ट्रेट का जो पद है उसका उत्तरवर्ती कौन है,
ये जो हमारे मजिस्ट्रेट साहब हैं इनका पदोत्तरवर्ती कौन है। यहाँ पे किसका बता रहा था, सेशन का। तो ये बोल रहा है कि जो सीजेएम है, देखिए यहाँ पे सीजेएम है और डीएम है यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ये क्या करेंगे, रिटर्न ऑर्डर करके ये बताएंगे कि इनका सक्सेसर कौन है। ठीक है, ये बात हुई 29 की। अगर किसी को डाउट है कि भाई कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा तो आप क्या कर सकते हैं, पीछे वापस जाइए और दोबारा देख लीजिए। अपना ही यूट्यूब है, अपना ही वीडियो है, दोबारा जाके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, सक्सेसर कौन होगा, फिर ये बता रहा है इसका सक्सेसर कौन होगा, तो ये रिटर्न ऑर्डर करके करेगा। फिर ये बोल रहा है सीजेएम का कौन होगा, तो ये बोल रहा है कि ये और डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब दोनों मिलकर क्या करेंगे, रिटर्न ऑर्डर करके सक्सेसर को डिसाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये बात हुई हमारी किसकी, ये बात हुई हमारी न्यायाधीशों की शक्तियों के बारे में। कहां से कहां तक पढ़ी हम लोगों ने, 21 से 29 तक चैप्टर 3 की बात करिए। चैप्टर 3 21 से 29, और इसने कोर्ट की पावर्स बताई है, कौन कितना पनिशमेंट देगा। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जुडिशरी की वैकेंसीज आ जाएंगी, किसी भी जुडिशरी में आप बीएनएस ही आएगा, बीएनएसएस ही आएगा और बीएसए ही आएगा, तो बिना किसी देरी के इसको पढ़ना शुरू कर दीजिए। आप किसका वेट कर रहे हैं कि कोई आईपीसी की जगह आपको लिख के देगा जब भी आप मानेंगे कि भैया बीएनएस आएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि जब नए कानून आ चुके हैं तो जब नए कानूनों के अकॉर्डिंग प्रोसीडिंग्स वगैरह शुरू हो चुकी है तो एग्जामों में भी तो यही पूछेंगे ना, एग्जाम्स में भी तो यही पूछेंगे। तो हमको इनको जल्दी से जल्दी स्टार्ट करना है। बीएनएस की सीरीज हमारी कंप्लीट हो चुकी है और बीएनएसएस की सीरीज में हमारे चैप्टर होते जा रहे हैं, कंटिन्यू चैप्टर्स चल रहे हैं। तो जिन्होंने चैप्टर्स को देखना अभी तक शुरू नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी चैप्टर्स को देखना शुरू कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच।